Audio Jungle. हम इतिहास की एक ऐसी त्रासदी के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद वैसी घटी ही नहीं थी जैसा हमें सदियों से बताया जाता रहा है। हाँ बिल्कुल। और जब भी हम 12वीं शताब्दी के अंत के उस दौर का जिक्र करते हैं ना, तो दिमाग में मगध की एक बहुत ही भव्य तस्वीर उभरती है। बिल्कुल, मतलब सुबह के सूरज की किरणें एक इतने विशाल परिसर पर पड़ रही हैं जो दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था। सही कहा। जिसके चौड़े गलियारों में दुनिया भर से आए विद्वान वेदों के श्लोकों से लेकर बौद्ध दर्शन की जटिलताओं पर और खगोल विज्ञान के गणितीय सूत्रों पर बहस कर रहे हैं। हाँ, और ये एक ऐसी जगह थी जिसे उस दौर की पूरी दुनिया का, मतलब आप कह सकते हैं कि ब्रेन ट्रस्ट या सबसे बड़ा बौद्धिक केंद्र कहा जा सकता है। नालंदा महाविहार। ये एक ऐसा केंद्र था जिसने ज्ञान की परिभाषा को ही एक नया रूप दे दिया था। ये सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत नहीं थी, बल्कि एक पूरा का पूरा ज्ञान का इकोसिस्टम था जिसने कई सदियों तक एशिया के एक बड़े हिस्से को बौद्धिक तौर पर सींचा था। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मिशन भी ठीक यही है। मतलब ये चर्चा सिर्फ एक पुरानी और भव्य इमारत के मलबे में तब्दील होने की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उस खौफनाक त्रासदी की गहराइयों में उतरने का प्रयास है जिसमें एक पूरी की पूरी महान सभ्यता की जो ग्लोबल मेमोरी होती है उसे राख कर दिया गया था। हाँ, और इस चर्चा में हम प्राथमिक ऐतिहासिक दस्तावेजों को आमने सामने रखकर देखेंगे। और उन ऐतिहासिक सबूतों की पड़ताल की जाएगी जो आपस में टकराते हैं, और उस अनकहे सच को सामने लाने की कोशिश होगी जिसे समय की धुंध ने या तो छिपा दिया है या फिर जो आज के दौर में अलग अलग राजनीतिक बहसों का हथियार बन गया है। बिल्कुल। और इस विनाश की गंभीरता को और इसके असर को पूरी तरह से समझने के लिए उस वैभव के बुनियादी ढांचे को समझना बहुत जरूरी है जो वहां सदियों से खड़ा था। सही बात है। नालंदा केवल मगध या भारत के लिए महत्वपूर्ण नहीं था। चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत और मध्य एशिया से छात्र हजारों मील का, मतलब बेहद खतरनाक और जानलेवा सफर तय करके यहाँ पहुंचते थे। बाप रे। ये सफर इतना कठिन होता था कि कई छात्र तो रास्ते में ही अपनी जान गंवा बैठते थे, लेकिन ज्ञान की भूख उन्हें नालंदा तक खींच लाती थी। और पता है, जब मैं इसके स्रोतों को खंगाल रही थी तो जो सबसे दिलचस्प बात सामने आई वो थी वहां की प्रवेश परीक्षा। मतलब उस ज्ञान के केंद्र में प्रवेश पाना भी कोई सामान्य बात नहीं थी। हाँ, वहां द्वार पंडित हुआ करते थे। बिल्कुल। और ये कोई आम दरबान नहीं थे, बल्कि अपने अपने विषयों के सबसे बड़े विद्वान थे जो मुख्य द्वार पर ही छात्रों का इंटरव्यू लेते थे। सही कहा। ये परीक्षा इतनी कठिन होती थी कि इतिहासकार बताते हैं कि 10 में से मुश्किल से 2 या 3 छात्र ही अंदर कदम रख पाते थे। बाकी को उसी मुख्य द्वार से वापस अपने देश लौटना पड़ता था। मतलब आप सोचिए लेवल क्या था। द्वार पंडितों का ये कड़ा पहरा इस बात का सूचक था कि अंदर जो ज्ञान का स्तर है उसके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता था। हाँ। जो छात्र अंदर जाते थे उनके लिए 7 बड़े लेक्चर हॉल और 300 से ज्यादा छोटे कमरे थे। वहां व्याकरण, तर्कशास्त्र, गणित, खगोल विज्ञान और सबसे महत्वपूर्ण आयुर्वेद की बेहद उन्नत पढ़ाई होती थी। लेकिन इतिहास का एक बहुत ही कड़वा सच ये भी है कि अक्सर यही श्रेष्ठता और उत्कृष्ट ज्ञान अनजाने में एक बहुत ही खतरनाक किस्म की ईर्ष्या और असुरक्षा को जन्म दे देता है। और नालंदा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस ईर्ष्या की कहानी के केंद्र में एक हमलावर का नाम आता है, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। हाँ, जो उस समय पूरब की ओर बढ़ते हुए बिहार के इलाकों में भारी तबाही मचा रहा था। और इस पूरी ऐतिहासिक टाइमलाइन में ना एक बहुत ही अजीब और विरोधाभासी घटना का जिक्र आता है। दस्तावेजों में बताया गया है कि बख्तियार खिलजी एक ऐसी रहस्यमयी और असाध्य बीमारी की चपेट में आ गया जिसने उसे मौत के बिल्कुल करीब ला खड़ा कर दिया। उसके अपने शिविर के जितने भी शाही और जाने माने हकीम थे, उन्होंने हर तरह का इलाज आजमा लिया, लेकिन सब नाकाम रहे। और जब खिलजी की हालत बिगड़ती जा रही थी और मौत सामने खड़ी थी, तब उसे किसी ने सलाह दी कि नालंदा महाविहार के आयुर्वेद विभाग के प्रधान महानाचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलाया जाए। खिलजी ने आचार्य को बुलवाया जरूर, लेकिन यहाँ उसका अहंकार उसके अपने जीवन से भी बड़ा साबित हुआ। उसने एक बहुत ही अजीबोगरीब शर्त रख दी। हाँ, मैंने पढ़ा है ये। उसने साफ कह दिया कि वो किसी भी भारतीय वैद्य की दी हुई कोई भी जड़ी बूटी या दवा नहीं खाएगा। शर्त यह थी कि आचार्य उसे बिना कोई दवा खिलाए ठीक करें, और अगर वो ठीक नहीं हुआ
तो आचार्य का सिर कलम कर दिया जाएगा। बिल्कुल, मतलब ये मनोविज्ञान के नजरिए से कितनी हैरान करने वाली स्थिति है। एक तरफ मौत सामने है और दूसरी तरफ अहंकार का स्तर ये है कि इलाज की पद्धति भी वही तय कर रहा है। सही बात है। ये एक ऐसा घातक ईगो क्लैश था जहां एक हथियारबंद ताकतवर शासक एक निहत्थे सन्यासी के सामने अपनी सत्ता का प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन स्रोतों के मुताबिक आचार्य राहुल श्रीभद्र इस जानलेवा धमकी के बावजूद बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने बस कुछ दिनों की मोहलत मांगी। और ये शांति उस आत्मविश्वास का परिणाम थी जो दशकों के वैज्ञानिक शोध से आता है। हाँ। कुछ दिन बाद आचार्य एक कुरान लेकर खिलजी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि इस किताब के कुछ पन्ने हर दिन पढ़ने हैं। अच्छा। और जैसे जैसे खिलजी ने उन पन्नों को पढ़ना शुरू किया, उसकी बीमारी रहस्यमयी तरीके से दूर होने लगी। वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। अब देखो, ये कोई चमत्कार या जादू नहीं था। तो फिर क्या था? ये आयुर्वेद और मानव शरीर विज्ञान की एक बहुत ही गहरी समझ थी। आचार्य ने बड़ी ही चतुराई से उन पन्नों के कोनों पर एक ऐसी अदृश्य और रंगीन औषधि का लेप लगा दिया था जो त्वचा या लार के संपर्क में आते ही शरीर में प्रवेश कर जाती थी। जब खिलजी पन्ने पलटने के लिए अपनी उंगलियों पर थूक लगाता तो वो दवा सीधा उसके शरीर के भीतर चली जाती। इसे आज के मेडिकल साइंस में म्यूकोसल एब्जॉर्प्शन कह सकते हैं। ओहो, यही वो बिंदु है जो इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा बेचैन करने वाला है। मतलब मानव स्वभाव का सामान्य नियम तो ये कहता है कि अगर कोई आपकी जान बचाता है तो आप उसके प्रति जीवन भर कृतज्ञ रहते हैं, उसे सम्मान देते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस घटना के बाद कृतज्ञता की जगह एक खौफनाक ईर्ष्या ने ले ली। ऐसा लगता है जैसे खिलजी ये सच्चाई बर्दाश्त ही नहीं कर पाया कि जिन बौद्ध भिक्षुओं को वो हिकारत की नजर से देखता था, उनका विज्ञान और ज्ञान उसके अपने श्रेष्ठ हकीमों से इतना आगे कैसे निकल गया। और इस रिएक्शन को सत्ता और असुरक्षा के लेंस से देखना होगा। खिलजी जैसे एक सैनिक कमांडर का पूरा वजूद, उसका खौफ और उसकी ताकत सिर्फ उसकी तलवार और उसकी सेना पर टिका था। जब उसने ये महसूस किया कि एक निहत्थे वैद्य ने सिर्फ अपने बौद्धिक कौशल से वो कर दिखाया जो उसकी पूरी व्यवस्था नहीं कर सकी, तो वो ज्ञान उसे अपनी ताकत के लिए एक सीधा खतरा लगने लगा। सही कहा। एक असुरक्षित तानाशाह हमेशा उस चीज को नष्ट करना चाहता है जिसे वो समझ नहीं पाता या कंट्रोल नहीं कर सकता। और इसी असुरक्षा ने उस ज्ञान के स्रोत को ही जड़ से मिटाने का फैसला कर लिया। और यही वो असुरक्षा थी जिसने सन 1193 ईस्वी की उस भयानक घटना की पटकथा लिखी। दस्तावेजों के अनुसार जब खिलजी की सेना नालंदा पहुंची तो वहां एक बहुत ही अजीब गलतफहमी हुई। खिलजी ने उस विशाल महाविहार को एक सैन्य किला समझ लिया था। और इस गलतफहमी का एक वास्तुशास्त्रीय कारण भी था। नालंदा की बाहरी दीवारें बहुत ऊंची और मजबूत थीं और पूरा परिसर एक बहुत ही व्यवस्थित और बंद संरचना की तरह था। इन सैन्य छावनी जैसा ही दिखता था। जब सैनिकों ने अंदर प्रवेश किया तो उन्हें कोई हथियारबंद सैनिक नहीं मिले, बल्कि मुंडे हुए सिर वाले हजारों भिक्षु मिले। लेकिन तब तक विनाश का आदेश दिया जा चुका था। बहुत ही दुखद। जो हाथ सदियों से ताड़पत्रों पर गणित और दर्शन के सूत्र लिख रहे थे, उन्हें बेरहमी से काट दिया गया। कत्लेआम तो इतिहास के कई पन्नों में दर्ज है, लेकिन नालंदा की असली त्रासदी वो थी जो इसके बाद घटी। खिलजी की नजर वहां के पुस्तकालय पर गई। हाँ, धर्मगंज। बिल्कुल, धर्मगंज। स्रोतों में जब इस पुस्तकालय का विवरण आता है ना, तो उसकी भव्यता का अंदाजा लगाना ही मुश्किल हो जाता है। इसमें 3 विशाल बहुमंजिला इमारतें थीं, रत्नासागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। कहा जाता है कि इनमें 90 लाख से भी ज्यादा पांडुलिपियां सुरक्षित थीं। 9 मिलियन। रत्नोदधि के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वो 9 मंजिला इमारत थी। ये सिर्फ किताबों का ढेर नहीं था, ये मानव सभ्यता के अब तक के सबसे उन्नत विचारों का एक सिस्टमैटिक कलेक्शन था। और पता है, जब मैं इस हिस्से पर रिसर्च पढ़ रही थी तो एक तथ्य ने मुझे सचमुच अंदर तक हिलाकर रख दिया। हम अक्सर किताबों के जलने के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जब धर्मगंज में आग लगाई गई तो मतलब ये आग 1 या 2 दिन नहीं चली। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि वो पुस्तकालय लगातार 3 महीने तक जलता रहा। 3 महीने। हाँ, ये मतलब एक पल के लिए इस बात की फिजिक्स पर सोचिए। 90 दिन और 90 रातें एक आग का लगातार जलते रहना कैसे संभव है? मुझे तो सच में इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये तथ्य बहुत ही भयानक और हैरान करने वाला है। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। और ये सच में एक ऐसा तथ्य है जो किसी भी इतिहासकार को सुन्न कर सकता है। मतलब 3 महीने। हाँ। लेकिन अगर हम इसके पीछे के विज्ञान और उस जगह के आर्किटेक्चर को देखें,
तो ये संभव नजर आता है। कैसे? पत्थर की उन विशाल और बंद इमारतों में आग लगाई गई होगी तो ऑक्सीजन की कमी के कारण वो कोई अचानक होने वाला धमाका नहीं था। अच्छा। वह एक सुलगती हुई भट्टी बन गई होगी। लाखों करोड़ों पन्ने जो एक के ऊपर एक कस कर रखे गए थे वो धीरे धीरे परतों में सुलगते रहे। और उस धुएं के बारे में सोच करना और भी ज्यादा निराशा होती है। आसमान में जो महीनों तक काला धुआं उठता रहा वो सिर्फ सूखी पत्तियों या स्याही का धुआं नहीं था, उसमें आर्यभट्ट के हाथों से की गई खगोलीय गणनाएं जल रही थीं। बिल्कुल। उसमें सुश्रुत की शल्य चिकित्सा की वो बारीकियां राख हो रही थीं जो शायद दुनिया में कहीं और मौजूद ही नहीं थीं। ये इंसानियत के हजारों सालों के सामूहिक शोध की एक ऐसी हत्या थी जिसका कोई बैकअप, कोई दूसरी कॉपी कहीं और थी ही नहीं। सही कहा। वो महज कुछ इमारतों का जलना नहीं था, वो सदियों की उस कलेक्टिव मेमोरी या वैश्विक स्मृति का हमेशा के लिए मिट जाना था, जिसने उस पूरे इलाके को वैचारिक रूप से समृद्ध किया था। हाँ, लेकिन इतिहास की परतों को जब और गहराई से कुरेदा जाता है तो इस पूरी त्रासदी के आसपास कुछ बहुत ही गहरे और कॉम्प्लेक्स सवाल उठने लगते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा को जलाया था, या ये कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी हमें बताई गई है। देखो, इतिहास को समझने के लिए भावनाओं से ऊपर उठकर ठोस प्राथमिक स्रोतों और समकालीन सबूतों की जांच करनी पड़ती है। बिल्कुल। और जब हम इस घटना के साक्ष्यों की बात करते हैं तो सबसे अहम और भरोसेमंद दस्तावेज माना जाता है तबाकत-ए-नासरी। ये किताब मिन्हाज-ए-सिराज नाम के एक फारसी इतिहासकार ने लिखी थी। हाँ, और मिन्हाज-ए-सिराज कोई मामूली लेखक तो थे नहीं, वो दिल्ली सल्तनत के आधिकारिक और सरकारी इतिहासकार थे। उन्होंने खिलजी के इस पूरे अभियान का बहुत ही बारीकी से दस्तावेजीकरण किया है। उन्होंने कत्ले-आम के बारे में लिखा, लूटे गए खजाने के बारे में लिखा, भिक्षुओं के मारे जाने का जिक्र किया। लेकिन जब हम उस मूल किताब का विश्लेषण करते हैं तो एक बहुत ही चौंकाने वाला रहस्य सामने आता है। हाँ। उस पूरी मोटी किताब में जहां एक एक सैनिक अभियान का जिक्र है, वहां नालंदा शब्द का एक बार भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। यही वो ऐतिहासिक खालीपन है जो बहुत से सवाल खड़े करता है। मिन्हाज ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि खिलजी ने बिहार के एक किले पर हमला किया था जिसे वहां के निवासी उदंतपुरी कहते थे। अच्छा। उदंतपुरी महाविहार भी नालंदा से कुछ ही दूरी पर स्थित एक और बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बौद्ध विश्वविद्यालय था। मिन्हाज लिखते हैं कि वहां बहुत सी किताबें थीं और सभी निवासियों को मार डाला गया था ताकि कोई किताबों का अर्थ न समझ सके। लेकिन नालंदा का नाम उस समकालीन सरकारी रिकॉर्ड से पूरी तरह गायब है। ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल गैप है। मतलब अगर उस वक्त के सबसे बड़े इतिहासकार ने नालंदा का जिक्र ही नहीं किया तो फिर सदियों से ये बात इतने पक्के तौर पे कैसे स्थापित हो गई? और इसी ऐतिहासिक कंफ्यूजन का नतीजा है कि आज कई ऑल्टरनेट थियोरीज जन्म ले चुकी हैं। इनमें से एक दावा इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल रहता है। हाँ। जो कहता है कि नालंदा को किसी विदेशी मुस्लिम हमलावर ने नहीं बल्कि खुद ब्राह्मणों ने जलाया था। इतिहास के विश्लेषण में हर दावे के स्रोत तक जाना जरूरी है। इस विशिष्ट दावे का आधार क्या है और ये कहां से आता है, ये देखना होगा। हाँ, तो इस दावे का मुख्य आधार तिब्बती बौद्ध लामा तारानाथ की एक किताब है। तारानाथ ने 16वीं शताब्दी में मतलब 1193 की उस घटना के लगभग 400 साल बाद भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास पर एक ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ में एक कहानी है। कहानी के अनुसार एक बार नालंदा में 2 गरीब ब्राह्मण भिक्षुक आए थे। वहां के कुछ युवा और उद्दंड बौद्ध सन्यासियों ने उनका मजाक उड़ाया और उन पर गंदा पानी फेंककर उन्हें अपमानित किया। इस घोर अपमान से वो ब्राह्मण इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए 12 साल तक एक बहुत ही कड़ी तपस्या की। 12 साल की तपस्या महज एक अपमान का बदला लेने के लिए? स्रोतों में तो ऐसा ही लिखा है। और आगे कहानी कहती है कि तपस्या के बाद उन्हें कुछ जादुई शक्तियां प्राप्त हुईं। उन्होंने वापस नालंदा आकर वहां के एक मंदिर में कोई जादुई राख या मंत्र पड़ा हुआ पदार्थ फेंका, जिससे अचानक भयंकर आग लग गई और पूरा पुस्तकालय और महाविहार जलकर खाक हो गया। आज के समय में बहुत से लोग इसी कहानी का संदर्भ देकर ये स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि नालंदा के विनाश के पीछे एक गहरी वैचारिक और धार्मिक साजिश थी, बाहरी हमला नहीं। देखो, हिस्टोरिकल रिसर्च में साक्ष्यों को तौलने का एक तरीका होता है। अब यहाँ हमारे पास 2 स्रोत हैं। एक तरफ मिन्हाज-ए-सिराज की किताब है जो घटना के कुछ दशकों के भीतर लिखी गई एक राजनीतिक और सैन्य दस्तावेज है जिसमें उदंतपुरी का जिक्र है लेकिन नालंदा गायब है। हाँ।
दूसरी तरफ तारानाथ की किताब है जो घटना के 400 साल बाद लिखी गई, जिसमें 12 साल की सूर्य तपस्या और जादुई राख जैसे अलौकिक और सुपरनैचुरल तत्वों का जिक्र है। हमें इन दोनों दावों को निष्पक्ष रूप से देखना होगा। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इतिहासकार इन दो बिल्कुल अलग और विरोधाभासी स्रोतों के बीच सच की पहचान कैसे करते हैं। मतलब क्या एक 400 साल बाद लिखी गई धार्मिक किताब जिसमें जादू टोने का जिक्र है उसे एक ऐतिहासिक प्रमाण के तौर पर देखा जा सकता है, या फिर मिन्हाज की किताब की खामोशी को अंतिम सत्य मान लिया जाए? यहीं पर इतिहासकारों का काम किसी जासूस जैसा हो जाता है। तारानाथ की किताब मूल रूप से एक धार्मिक इतिहास है और ऐसे ग्रंथों में रूपक या मेटाफर का बहुत इस्तेमाल होता है। अच्छा। कई विद्वानों का मानना है कि तारानाथ की वो जादुई राख वाली कहानी दरअसल प्राचीन भारत में बौद्ध और ब्राह्मण विचारधाराओं के बीच सदियों से चल रहे दार्शनिक और वैचारिक टकरावों का एक प्रतीकात्मक वर्णन है। ये कोई फिजिकल आगजनी की पुलिस रिपोर्ट नहीं है। इसके अलावा एक दिलचस्प बात यह है कि खुद तारानाथ ने अपनी उसी किताब में एक अन्य स्थान पर यह भी लिखा है कि तुर्क हमलावरों ने उदंतपुरी और विक्रमशिला के साथ साथ नालंदा को भी भारी नुकसान पहुंचाया था। तो इन सब दावों, रूपकों और सरकारी किताबों की खामोशी के बीच क्या इतिहास के इस घने कोहरे में कोई ऐसा असली चश्मदीद गवाह मौजूद है? हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में उस भयानक दौर में वहां खड़ा था और जिसने अपनी डायरी में लिखा हो कि वहां असल में क्या घट रहा था। सौभाग्य से इतिहास में एक ऐसा चश्मदीद गवाह मौजूद है जिसका वृत्तांत इस पूरी घटना को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। उनका नाम था धर्मस्वामी। वो एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु थे जो ज्ञान और प्राचीन ग्रंथों की तलाश में भारत की यात्रा पर आए थे। धर्मस्वामी किस साल में वहां पहुंचे थे? वो सन 1234 ईस्वी के आसपास नालंदा पहुंचे थे। 1234 मतलब खिलजी के उस भयानक हमले के पूरे 40 साल बाद। बिल्कुल। और धर्मस्वामी ने अपनी डायरी में जो लिखा वो इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक से पर्दा उठाता है। क्या लिखा उन्होंने? उन्होंने 40 साल बाद पहुंचकर देखा कि नालंदा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, वो पूरी तरह से राख में तब्दील नहीं हुआ था। ये तथ्य तो अब तक की स्थापित कहानी को पूरी तरह से पलट देता है। हाँ, धर्मस्वामी के संस्मरण बताते हैं कि उस भयानक तबाही, टूटी हुई इमारतों और मलबे के बीच भी 70 से 80 छात्र अभी भी वहां छुप-छुप कर पढ़ाई कर रहे थे। एक छोटी सी लौ अभी भी जल रही थी। अरे वाह! और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन्हें पढ़ा कौन रहा था? वही महान आचार्य राहुल श्रीभद्र, जो अब काफी वृद्ध हो चुके थे, लेकिन जिनका हौसला अभी भी टूटा नहीं था। वो 90 साल से अधिक उम्र के हो चुके थे, लेकिन फिर भी ज्ञान की वो परंपरा जीवित रखे हुए थे। बाप रे! एक 90 साल का वृद्ध आचार्य खंडरों के बीच बैठकर अपने कुछ बचे हुए छात्रों को पढ़ा रहा है। ये दृश्य एक अकल्पनीय जीवटता को दर्शाता है। बिल्कुल। लेकिन धर्मस्वामी ने सिर्फ नालंदा के जीवित होने की ही गवाही नहीं दी, उन्होंने अपनी आंखों से उस तबाही की वास्तविक प्रक्रिया को भी घटित होते देखा। उन्होंने अपनी डायरी में दर्ज किया है कि कैसे उनके वहां रहते हुए ही तुर्क सैनिकों की एक नई टुकड़ी ने उस बचे खुचे नालंदा पर दोबारा हमला कर दिया। उस दिन धर्मस्वामी और कुछ छात्रों ने अपनी जान की परवाह किए बिना उन वृद्ध आचार्य राहुल श्रीभद्र को अपने कंधों पर उठाया और किसी तरह वहां से बचाकर पास के एक मंदिर में छुप गए। उन्होंने दूर से छुपकर देखा कि सैनिकों ने बाकी बची इमारतों को भी बुरी तरह तहस-नहस कर दिया। तो इस पूरी चर्चा और इन अलग अलग स्रोतों से जो एक सबसे बड़ी तस्वीर उभर के सामने आती है वो ये है कि नालंदा का विनाश किसी एक मंगलवार की दोपहर को एक माचिस की तिल्ली से नहीं हुआ था। बिल्कुल नहीं। ये एक झटके में खत्म होने वाली घटना नहीं थी। नहीं, ये एक दिन का विनाश नहीं था, बल्कि दशकों तक चलने वाला एक धीमा और दर्दनाक पतन था। बाहरी हमलावरों की लगातार लूटमार, बार बार होने वाले हमले और सबसे महत्वपूर्ण उस राजनीतिक संरक्षण और आर्थिक सिस्टम का पूरी तरह से ढह जाना जो उस महाविहार को चलाता था। जब उदंतपुरी और विक्रमशिला जैसे आसपास के केंद्र तबाह हो गए तो नालंदा अलग थलग पड़ गया। बिना राजाओं के दान के, बिना समाज के समर्थन के कोई भी संस्था लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती। ये एक पूरी सभ्यतागत व्यवस्था का टूटना था। और इस पूरे गहन विश्लेषण से जो निष्कर्ष निकलता है वो सिर्फ इतिहास के एक पन्ने का सुधरना नहीं है, बल्कि ये सभ्यताओं के जीवन चक्र का एक बहुत बड़ा सबक है। एक महान सभ्यता या संस्था केवल बाहरी दुश्मनों की तलवारों
या उनकी लगाई गई आग से नहीं मरती। हाँ। बाहरी ताकतें सिर्फ इमारतें गिरा सकती हैं, छतें तोड़ सकती हैं। सभ्यताओं की असली मौत तब होती है जब वे अंदर से सवाल पूछना, नए विचारों का निर्माण करना और अपने ज्ञान को समय के साथ अपडेट करना बंद कर देती हैं। जब समाज उस ज्ञान केंद्र को संभालना छोड़ देता है, तब वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। बिल्कुल सही। और इस ऐतिहासिक विमर्श को आज के संदर्भ में देखना भी बहुत जरूरी है। जब हम इतिहास की ऐसी त्रासदियों को पढ़ते हैं तो अक्सर गुस्सा आता है, एक आक्रोश पैदा होता है। लेकिन इतिहास से बदला लेने का सही तरीका क्या है? 800 साल पुरानी राख को कुरेद कर आपस में बहस करना और एक दूसरे पर दोष मढ़ना कोई निर्माण तो है नहीं। सही कहा। असली जवाब तो ये होता कि अगर इतिहास के किसी क्रूर मोड़ पर एक विश्वविद्यालय और लाखों किताबें जलाई गई थीं, तो आने वाली पीढ़ियां अपनी पूरी जिद और ताकत लगाकर ज्ञान के वैसे 5 नए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र खड़े कर देती। यही एक जीवित और प्रोग्रेसिव समाज की पहचान होती है। विनाश का उत्तर हमेशा एक उससे भी बड़े और बेहतर निर्माण से दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार उभर कर सामने आता है। ज्ञान, विज्ञान और शोध की जो वो महान लौ 12वीं सदी के मगध में जलती थी, उसे बाहरी हमलों और आंतरिक उपेक्षा ने बुझने दिया। उस समय 90 लाख किताबों के जलने से जो अज्ञानता का अंधेरा फैला, वह एक ऐतिहासिक त्रासदी थी। लेकिन एक पल के लिए इस बात पर सोचना चाहिए कि आज के इस डिजिटल युग में जब जानकारी हर सेकंड उपलब्ध है, तब हमारे स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया पर जो झूठे प्रोपेगेंडा, बिना परखे गए दावों और इको चेम्बर्स की जो एक नई और अदृश्य आग 24 घंटे सुलग रही है, क्या वो उस 12वीं सदी की आग से ज्यादा खतरनाक नहीं है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। उस समय तो किताबें जलाई गई थीं, लेकिन आज कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग और सच को गहराई से जांचने की उस क्षमता को ही धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। अगर सोचने समझने और तथ्यों की पड़ताल करने की उस विरासत को दोबारा खड़ा करने पर ध्यान नहीं दिया गया, तो भविष्य का इतिहास भी कोई बाहरी ताकत ही लिखेगी, और तब शायद सच्चाई दर्ज करने के लिए कोई धर्मस्वामी मौजूद नहीं होगा। इसी विचार के साथ इतिहास की गहराइयों में किए गए आज के इस सफर को यहीं विराम देते हैं।